करने वाले हैं आज क्लास 7 चैप्टर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, जस्ट as a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetations, grassland can be defined as region where grasses from the dominant type of plant life। देखो, जैसे कि फॉरेस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, जहाँ पे ढेर सारे ट्रीज होते हैं जिनका मेन वेजिटेशन टाइप होता है ना। लेकिन ग्रासलैंड डिफाइन करते हैं रीजन जहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंट करते हैं, है ना। मतलब ग्रासेस ही ज़्यादा होते हैं प्लांट लाइफ में। So grassland makes up the almost a quarter of the total land surface। क्वार्टर समझ रहे हो, 1/4। सो ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासलैंड कैसे बनता है कि जो लैंड सरफेस है उसका 1/4 जो पार्ट है वो ग्रासलैंड है, ग्रास से ही भरा है ना, ग्रास प्लांट्स। सो टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। As climate play an important role in the formation of grasslands, it is generally used as a basis to divide the world's grassland into two broad categories। क्लाइमेट जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में। सो इसका जो बेसिस है वो यूज किया जाता है दो, जैसे कैसे वर्ल्ड का ग्रासलैंड दो ब्रॉड कैटेगरी में बेसिस किया जाता है। पहला टेम्परेट रीजन, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल से पढ़ें। The word prairie originated from Latin word pirata which means meadow। चलिए, कुछ खास नहीं है, प्रेरीज से आते हैं ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। सो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, याद रखना टेम्परेट और ट्रॉपिकल है ना, ऊपर अभी हमने पढ़ा दो। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के वो प्रेरीज उनको बोलते हैं ना, या प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं, प्रेरीज याद रखना। It is the region of flat, gently sloping or hilly land. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains flanking river valleys, woodland can be found. Tall grass up to 2 meters high dominate the landscape. It is actually a sea of grass। समझो इसके बारे में। पहली चीज़ कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्रेरीज है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, ये जो रीजन है फ्लैट है, थोड़ा हिली लैंड भी है और स्लोपिंग भी है। ठीक है, मोस्ट पार्ट जो है प्रेरीज का वो ट्रीलेस है, मतलब ट्री नहीं है। बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, जहाँ पे प्लेन्स है, लो लाई प्लेन्स, प्लेन्स यानी समतल, समझ रहे हो, जमीन। फ्लैंकिंग रिवर वैली जहाँ पे है, सो वुडलैंड वहाँ पे मिलता है। कहाँ पे, जहाँ पे रिवर्स है, प्लेन्स है ना, वहाँ पे वुडलैंड्स। एंड टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेट द लैंडस्केप। टॉल ग्रास यहाँ पाए जाते हैं कितने, 2 मीटर से भी ये वो भाई है ना, ऊंचा 2 मीटर से भी। तो इसको एक्चुअली ये क्या है, सी ऑफ ग्रास। जहाँ देखो ग्रास ग्रास, देखो सी ऑफ ग्रास, सॉरी। द प्रेरीज आर बाउंड बाई द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट। अब देखो इस बात को याद रखना कि प्रेरीज जो है बाउंड कैसे है, वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स है और ईस्ट में ग्रेट लेक्स है। ठीक है, वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स, ईस्ट में ग्रेट लेक्स, प्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरीज कवर पार्ट्स, कहाँ कहाँ के पार्ट कवर करता है नॉर्थ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से पार्ट को कवर करता है नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्कैचुअन रिवर्स। याद रखना कौन कौन से पार्ट को कनाडा और यूएसए के पार्ट को कवर करता है। यूएसए में ड्रेन करता है कहाँ पे, एरिया, ये जो एरिया ड्रेन होता है किसके ट्रिब्यूटरी से, मिसिसिपी के ट्रिब्यूटरी से। और कनाडा में सस्कैचुअन रिवर के ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। ये देखो, ये रॉकी माउंटेन्स अभी हमने बात की थी, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है ना। ये देखो प्रेरीज है, पूरा का पूरा शेप देख रहे हो।
उसके जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रहा है मैक्सिको से, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वेयर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। जो ग्रासलैंड है प्रेरीज वो किन का होम है, नेटिव अमेरिकन जो वहाँ के हैं, इनको कभी ऑफन मतलब इनको कहा जाता है रेड इंडियंस, ठीक है। दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कंटिनेंट। द प्रेरीज वेयर होम ऑफ अदर ट्राइब्स लाइक अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पॉनी। याद रखना इस बात को भी कि प्रेरीज और किन किन ट्राइब्स का घर है, अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पॉनी, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट के एक्चुअल हैबिटेंट हैं जो रेड इंडियन, जिनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ट्राइब्स का नाम याद रखना, अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पॉनी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, डू यू नो चिनूक इज अ हॉट विंड दैट ब्लो इन द विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। चिनूक जो है हॉट विंड है, ये ब्लो कहाँ करता है, कब करता है, विंटर में करता है, इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम। द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स द मेल्टिंग ऑफ स्नो मेकिंग पैस्चर्स लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, स्नो मेल्ट होता है और इसके कारण क्या होता है, लैंड अवेलेबल हो जाता है एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए, ताकि उनका खाना बन सके। अब आते हैं क्लाइमेट। Being located in the heart of continent, the climate is of continental type with extreme temperature. The summers are warm with temperature of around 20 डिग्री सेल्सियस। समर यहाँ पे होता है वार्म 20 डिग्री सेल्सियस। विंटर यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कहाँ, विनपेग कनाडा में। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर दिस रीजन। The annual rainfall is moderate and it is ideal for growth of grass. Due to the absence of north-south barrier, a local wind Chinook blow here. कहाँ पे बहता है चिनूक, प्रेरी रीजन में, ठीक है। चिनूक ब्लो इन कनाडा। फ्लोरा एंड फाउना, मतलब यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स के बारे में। चलिए, प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, ट्रीलेस है प्रैक्टिकली। वेयर वाटर इज अवेलेबल, ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर ग्रोज। अब जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे कौन कौन से ट्री ग्रो होते हैं, विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर। प्लेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर, जो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिसीव करता है रेनफॉल जो जगह, आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। चलिए, यहाँ तक हो गया था कि सॉइल फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि बारिश के कारण, इसलिए सूटेबल होता है फार्मिंग के लिए। अब कुछ मेजर क्रॉप हैं इस एरिया के, मेज हैं, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा। एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पार्स। वैसे एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर तो होती नहीं है, तो वहाँ पे ग्रासेस क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं ग्रास, और स्पार्स होते हैं, यानी कि एक जगह नहीं होते हैं ढेर सारे, है ना, छोटे छोटे इधर इधर होते हैं, फैले होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, स्पार्स। सो दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग। तो इस तो ये एरिया क्या होता है, सुटेबल होता है कैटल रियरिंग के लिए, वुलन वगैरह, समझ रहे हो। लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड रैंचेस, आर लुकड आफ्टर बाय द स्टर्डी मैन कॉल्ड काउबॉयज। लार्ज फार्म्स होते हैं, लार्ज कैटल फार्म्स, उनको रैंचेस बोलते हैं, और उसको देखभाल कौन करते हैं, काउबॉयज। बिसन आर द अमेरिकन बिसन, या फिर तो और अमेरिकन बेफेलो। देखो, बिसन या अमेरिकन बेफेलो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इस रीजन का है। इट इज़ नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग के कारण, बट नाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। लेकिन अब क्या है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज है वहाँ के। सो द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयट्स, गॉफर्स, प्रेरी डॉग। कुछ एनिमल्स इन सब के अलावा, बिसन्स के अलावा और अमेरिकन बेफेलो के अलावा ये भी कुछ पाए जाते हैं, रैबिट्स, कोयट्स, गैफर और प्रेरी डॉग्स। इसमें क्या है, कॉम्बाइन। अब कॉम्बाइन क्या है, ए सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लॉइंग एंड थ्रेसिंग, 3 in 1। एक सिंगल मशीन है कॉम्बाइन, जिससे कि क्या किया जाता है, स्नो भी किया जाता है, सोइंग भी किया जाता है, सॉरी स्नो कह रहा हूँ मैं, सोइंग, प्लॉइंग एंड थ्रेसिंग, तीनों काम इससे किए जाते हैं। अब यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, यूटिलाइज किया है, सॉरी।
जो दो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड में, यूएसए और कनाडा, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। प्रेरी रीजन में दोनों मोस्ट डेवलप्ड कंट्री लोकेटेड है, यूएसए और कनाडा बोथ। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कॉम्बाइंस हैज मेड अ नॉर्थ अमेरिका अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। अब क्या है इन सब का यूज, जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब का कंबाइन यूज क्या है, नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर उसको बना दिया है ना। सो द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ड्यू टू इट्स ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। क्यों? यहाँ पे जो व्हीट प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। अब आते हैं डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। यहाँ के दूसरी इंडस्ट्री जो है डेयरी फार्मिंग है। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। ग्रेट लेक्स से कहाँ तक? अटलांटिक कोस्ट ईस्ट में। डेयरी फार्मिंग में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्या करती है? डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है दोनों प्रमोट करती हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए। क्योंकि रॉ मटेरियल मिल रहा है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप होगा, उससे सारे रॉ मटेरियल से बनाए जा सकते हैं ना ढेर सारे प्रोसेसिंग फूड। So large mineral deposit, particularly coal, iron, and a good network of roads, railways, and canals in this region have made it the most industrial region in the world। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला, यहाँ पे क्या है? लार्ज मिनरल डिपॉजिट है, कोल और आयरन भी है, और बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया रोड का और रेलवे और कैनल का नेटवर्क भी है। तो इसलिए इस रीजन को क्या है? मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन बना दिया गया वर्ल्ड का। किसके लिए इसलिए बनाया है ना, बना दिया गया नहीं, बनाया। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से अमेरिकन प्रेरीज के? चिकागो, मिनेपोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एंड डेनवर। इन द कैनेडियन प्रेरीज द इंपॉर्टेंट सिटीज़ एडमॉन्टन, सास्काटून, कैलगरी एंड विनीपेग। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं प्रेरीज के अमेरिका का। चिकागो, मिनीपोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास, डेनवर हो गया। और कैनेडियन में कौन कौन से है? एडमॉन्टन, सस्कान, कैलगरी एंड विनीपेग। यहाँ तक की बात खत्म हो गई हमारी। चलिए आते वेल्स। द वेल्ड नेम वाज गिवन बाय डच सेटलर बिफोर साउथ अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश। वेल्ड नेम दिया गया था डच सेटलर के द्वारा। कब? साउथ अफ्रीका कॉलोनाइज होने से पहले ब्रिटिश के द्वारा। आते हैं वेल्ड। द वेल्ड्स, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड याद रखना। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ? साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स बोलते हैं। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यू विथ वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 to 1100 मीटर्स। वेल्ड्स का जो हाइट है वो रोलिंग प्लेट्यू है, और वो हाइट उसका वेरी करता है 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक। इट इज़ बाउंड बाई द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट। ईस्ट में कौन से माउंटेन्स है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है ईस्ट में। टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहारी डिजर्ट। और इसके वेस्ट में, वेल्ड के वेस्ट में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेल्ड के जो ईस्ट में है वो क्या है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है ईस्ट में, और वेस्ट में है कालाहारी डिजर्ट। ठीक है। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड अट एन हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर इन सम प्लेस। कुछ प्लेसेस में क्या है? हाई वेल्ड्स हैं जो कि उनका हाइट अटेन कर लेता है 1600 मीटर तक का हाइट कुछ जगहों में। Look at the map of Africa. Name the countries that are covered by the wells. The tributaries of river Orange and Limpopo drain in this region. जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ये ऑरेंज और लिम्पोपो की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती है वेल्ड रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अरे क्या देखो यहाँ पे कौन कौन से है? प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है, किम्बेरी है, डार्नेसबर्ग और लिम्पोपो रिवर, ऑरेंज रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरी देख रहे हो। चलिए कालाहारी डिजर्ट नहीं बताया कहाँ पे है। चलिए कोई बात नहीं, हटाओ। आते हैं वेल्स लाई इन द साउथर्न हेमिस्फेयर व्हेन इट इज समर इन वेल्स व्हाट सीजन वुड बी इन द प्रेजेस। अच्छा, अब देखो वेल्ड लाई करता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। जब समर यहाँ होगी वेल्ड में तो सीजन कौन सा होगा प्रेरीज में?
बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया। जब साउथर्न हेमिस्फेयर में विल्ड है, यहाँ पे समर होगा, तो प्रेरीज में विंटर होगा। विंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट, द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। वेल्ट का क्या है? माइल्ड क्लाइमेट है। क्यों? इंडियन ओशन के इन्फ्लुएंस के कारण। So the winter are cold and dry. Temperature vary between 5 degree Celsius to 10 degree Celsius. In July is the coldest month. Summer are short and warm. Johannesburg record 20 degree Celsius in the summer. अब देखो, इसका जो विंटर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमने पढ़ा था प्रेरीज में -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जुलाई होता है कोल्डेस्ट मंथ वेल्ट का। और समर आर द शॉर्ट एंड वार्म. जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन समर. 20 डिग्री समर का टेम्परेचर लिस्ट. द वेल्ट रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी. This is mainly because of the warm ocean currents that was the source of the wells. It is if the rainfall is scanty in the winter months from the June till August, drought may occur. अब समझो इस बात को। ये वेल जो है रिसीव करता है रेनफॉल कहाँ? समर मंथ में, नवंबर से लेकर फरवरी तक मोस्टली, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि वार्म ओशियन करंट जो कि सोर्स को वॉश करता है, वेल्ट के सोर्स को, तो रेनफॉल अगर कम होगा विंटर मंथ में जून से लेके अगस्त तक, तो ड्राउट भी आ सकता है ना, सुखाड़। फ्लोरा एंड फाउना वेल्ट का, वेल्ट नहीं, वेल्ड। सो द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स. वेजिटेशन कवर स्पार्स है, छुटपुट, यानी कि बोले तो बिखरा हुआ है, मतलब घना नहीं है. सो ग्रासेज डोमिनेट द लैंडस्केप. ग्रास डोमिनेट करती है लैंडस्केप. एंड द रेड ग्रास ग्रो इन द वसेज. In the high velds, acacia and marula are seen to be growing. The animals of the velds are primarily lions, leopard, cheetah and kudu. In the high veld, acacia and marula are seen to be growing. अब high veld में क्या है कि acacia और marula भी होते हैं. The animals of the velds are primarily कौन से? lion है, leopard है, cheetah है और kudu है. चलिए पीपल यहाँ की, पीपल के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म. चलिए जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं. वेल्ड आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड द माइनिंग. वेल्ड जाना जाता है कैटल रियरिंग और माइनिंग के लिए. सॉइल यहाँ का ज़्यादा फर्टाइल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे परजेंस है, डिसकंटिन्यूस गैस है, जो कि एक्सपोज करता है बैरन सरफेस को, बैरन यानी बंजर ज़मीन को. हाउ वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल, क्रॉप्स आर ग्राउंड. जहाँ पे लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं. मेन क्रॉप्स है मेज, व्हीट, वार्ले, ओट्स, पोटैटो. कैश क्रॉप्स भी होता है, टोबैको, शुगर केन, कॉटन भी उगाए जाते हैं. Sheep rearing is the most important occupation of people. Sheep is a breed, mainly wool has been risen to the wool industry in the world. Sheep क्या है? Sheep का wool का rear किया जाता है, मेन occupation है यहाँ का rearing. मेरिनो शिप इज अ पॉपुलर स्पेसीज एंड देयर वूल इज़ वेरी वार्म. देखो यहाँ का जो मेरिनो शिप है, कौन सा? मेरिनो शिप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. स्पेसीज शिप का मेरिनो शिप. इसका वूल क्या होता है? वूलन इसका बहुत वार्म होता है. डेयरी फार्मिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशन. कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन. जब वार्मर और वेटर रीजन होता है, यानी कि गर्म और ठंडा, जब. डेयरी प्रोडक्ट भी होता है, लाइक बटर, चीज़ प्रोड्यूस. डोमेस्टिक सप्लाई फॉर ऑल्सो एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट भी किया जाता है और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी डेयरी चीज़ वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं. वेल्ड हैव अ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है डेवलप्ड वेयर द कोल एंड आयरन इज प्रेजेंट. देखो वेल्ड क्या है? बहुत ज़्यादा रिच रिजर्व है मिनरल्स का. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड. आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप है यहाँ पे. कोल और आयरन भी प्रेजेंट है. गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन. गोल्ड और डायमंड की माइनिंग का भी मेजर ऑक्यूपेशन है. फिर अब बात करें, जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग अ गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. जोहान्सबर्ग जाना जाता है गोल्ड कैपिटल, पूरे वर्ल्ड का गोल्ड कैपिटल के नाम से. एंड किम्बरले इज द फेमस फॉर इट डायमंड माइन. किम्बरले किसके लिए फेमस है? अपने डायमंड माइंस के लिए. ये कहाँ लोकेटेड है? सब वर्ल्ड में लोकेटेड है. माइनिंग डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विथ ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी. सो दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब समझो इस बात को, जो माइनिंग एरिया है यहाँ पे डायमंड और गोल्ड का साउथ अफ्रीका में, इसके कारण क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट हुआ ट्रेड टाइज किसके बीच में? ब्रिटेन्स के बीच में, ब्रिटेन यानी यूके. एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका क्या हो गया? ब्रिटिश कॉलोनी बन गया धीरे धीरे, जैसे इंडिया बना था. सो दिस मिनरल रिच हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. डायमंड माइन देखो
किम्बरले फेमस है डायमंड माइन के लिए। सारे क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। कुड्डू क्या है, काउबॉयज क्या है, सब बता देगा कोई बच्चा। चिनूक क्या है, कोल क्या है, कहाँ कहाँ के सब बता दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।